स्टाइल। सबसे पहली बात करेंगे कि बच्चे, हमारे पूरे पृथ्वी पर या पूरे यूनिवर्स में हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग है ना। एवरीबडी हैव इंडिविजुअल स्टाइल, एवरीबडी हैव इंडिविजुअल प्रायोरिटी, है ना। सबका मतलब एक दूसरे से सब भिन्न है, कुछ ना कुछ तो भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से जिस तरह हम मनुष्य एक दूसरे से अलग है, दैट वी ऑल ह्यूमंस आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसी तरीके से हमारा लर्निंग स्टाइल भी बिल्कुल यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, ठीक है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। सो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, तो दैट्स वाई इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। लर्निंग स्टाइल को नॉर्मली हम चार चीजों से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वक्र। वक्र कैसे? VARK, ठीक है, इसको बोला जाता है वक्र। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटोरी, R फॉर राइटिंग एंड रीडिंग एंड K फॉर काइनेस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका विजुअल लर्निंग स्टाइल ज्यादा रहता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ चीजों को देखकर ही सीखते हैं। 90% चीजों को ये देखकर सीखते हैं, कुछ चीजों को ऑडिटोरी भी सीख लेते हैं, कुछ चीजों को करके भी सीखते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर इन बच्चों का क्या स्टाइल रहता है? विजुअल स्टाइल रहता है, यानी कि विजुअल में वो बच्चे आएंगे जो ज्यादा चीजों को देखकर सीखना पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताओ बच्चों, कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें टीचर के एज ए टूल, जिसमें टीचर बच्चों को कुछ दिखा सके जल्दी से। प्रोजेक्टर, इमेज, चार्ट, बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंट तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी में आ जाएगा ना बच्चे। मॉडल हो गया, बिल्कुल हो गया, मॉडल हो सकता है। ग्लोब, मैप, है ना। तो डायग्राम, ठीक, तो ये सारी चीजें, ठीक। तो ऐसे में जो विजुअल लर्नर्स हैं, तो हमारे पास क्या क्या टूल हो गए उनको ड्रॉ करके, ब्लैक बोर्ड, मतलब वही सारे बच्चे देख के चीज को ज्यादा समझे। दूसरे होते हैं ऑडिटोरी लर्नर, और इनको बोला जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट लर्नर होते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लर्नर इनको इसलिए बोला जाता है कि ये बस सुनकर ही सीख जाते हैं। इनको कोई भी चीज सुनाई दी और ये सीख गए, ठीक है। बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं, ठीक है, बस सुनकर ही चीजों को सीख लेते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चों को हमने लेक्चर दिया, ना कोई नोट्स की ज़रूरत उनको, ना कुछ रीड आउट करने की, बस सीधे बैठे और सर सुना रहे हैं और वो चीज़ें याद हो गई। रेडियो हो गया, रेडियो में कोई बात सुनी अभी तक याद है। कहीं बैठे थे, स्पीकर में कोई बात चल रही अभी तक याद है। तो ऐसे बच्चों के लिए बताइए किस किस तरीके का मेथड अच्छा रहता है, जल्दी से। गुरुकुल की तरह, बिल्कुल। और बताइए, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा देखने को मिलता है? ब्लाइंड पर्सन, बिल्कुल। जल्दी बच्चों। हाँ, बच्चे अच्छे से दिख नहीं रहा, तो आई थिंक दैट्स योर स्क्रीन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जल्दी बच्चों बताओ कि ऑडिटोरी में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आप ही लोगों से सारी चीजें पूछूंगा, है ना। उससे क्या होता है, उससे आपका पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। लेक्चर मेथड, चलिए बिल्कुल। रेडियो हो सकता है, और बताइए। मैं एक वर्ड का इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं। बहुत बढ़िया। प्राकृति, जो बच्चे आपने बोला ना डिस्कशन, वाह बहुत बढ़िया, डिस्कशन करा सकते हैं ऐसे बच्चों के साथ। यही मैं सुनना चाहता था, ठीक है। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट तो बच्चे एक तरीके का, हाँ, हो सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको ऑडियो सुनानी पड़ेगी ना पॉडकास्ट की, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके लिए। टेप रिकॉर्डर हो सकता है, स्पीच हो सकती है, लेकिन वो स्पीच सुने, ना कि बोले, ठीक है। वो उसको सुनना है, ओरल टेस्ट, ठीक है। सो डिस्कशन, डिबेट्स, ये चीजें काफी अच्छी चीजें होती हैं, जिससे उस बच्चे को चीजें ग्रैप हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर, जब हम अपने साथियों के साथ किसी चीज को डिस्कस करके पढ़ते हैं ना, तो वो हमें जरूर याद रहती है। ऐसा है किसी के साथ? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऐसा है ना। तो यही वाली बात होगी, और ये उस बच्चे को भी हेल्प करेगा जो स्लो लर्नर भी हो सकता है, वो भी डिस्कशन करके सीख लेता है कई बार, ठीक। चलिए, तो ऑडिटोरी विजुअल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरे पर हम चलते हैं, जिसको बोलते हैं रीडिंग। आर, आर मतलब रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। जो बच्चे खुद से टेक्स्ट को बार बार पढ़कर सीखते हैं या लिख कर याद करते हैं। अब आप कहोगे कि सर लिख कर भी कोई याद करता है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लिख कर याद करते हैं, जिनको लिखने के बाद ही चीजें याद होती है। जैसे कि लेक्चर के दौरान कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बनाएंगे तो वो सोचते हैं कि उनको 10-20% उनके दिमाग में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे बच्चों की आदत होती है। दूसरा, ये मैं आपको बिल्कुल अपने कॉलेज टाइम का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बच्चा पेपर से पहले 100 पेज लिखता था, जो भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी, कहता मेरे को इसके बिना याद ही नहीं होता। वो लिख कर याद करता था, और वाकई में उसके लिए वो टेक्निक अच्छी थी, अच्छे नंबर भी लेके आता था, ठीक है। तो
दे आर लेस इंटेलिजेंट देन ऑडिटरी, बिल्कुल एवरेज बच्चा इसमें आता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जो बच्चा देखकर और सिर्फ सुनकर चीजों को समझ लेता है, थोड़ा फास्ट उसकी लर्निंग होगी, है ना। और ये थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजों को ही लिखकर और पढ़कर सीखते हैं, 10% चीजों ये भी सुनकर सीख जाते होंगे। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं ज्यादातर जो बच्चे का स्टाइल होता है उसके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग में किसी को कोई इशू, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इनके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। बिल्कुल, देख लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट से एक बच्चा अभी कमेंट किया उसने, और वो फिर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, अब बात आती है चौथी की, चौथे स्टाइल की, काइनेस्थिक लर्नर की। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ज्यादातर वो बच्चे होंगे जो स्लो लर्नर होते, ये ऐसा आप इसमें ज्यादा नहीं बोल सकते कि विजुअल कम्स इन कैटेगरी इंटेलिजेंट और एवरेज। विजुअल वाला बच्चा एवरेज भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ चारों में एक बताया कि जो सुनकर चीजों को सीख लेते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। काइनेस्टिक लर्नर्स जो होंगे बच्चों, वो स्लो लर्नर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, स्लो लर्नर होंगे, स्लो लर्निंग होगी उनकी। अब स्लो लर्निंग से मतलब क्या है, ये चीजों को पूरा करके सीखते हैं, ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विजुअल वाले बच्चे किस सेंस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, आंखों का। ठीक है, सुनकर सीखने वाले बच्चे ज्यादातर सिर्फ क्या सेंस इस्तेमाल करते थे, कानों का, सिर्फ एक सेंस। लिखने वाले बच्चे वही आंख और हाथ, दो सेंसेस। ठीक है, या जो रीड कर रहे हैं वो आंख, या फिर वो तो बोल रहे हैं, एक या दो ही सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर भी। लेकिन जो काइनेस्टिक लर्नर है ना, वो बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, उनको रियल एक्सपीरियंस, वो टेक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ही चीजों को सीखते हैं। ठीक, जैसे कि ऐसे बच्चों को आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना होता है। डेमोस्ट्रेशन तो वैसे आप पूरी क्लास के लिए करते हो। ठीक है, लेकिन इन बच्चों को लगभग लगभग काफी सारी चीजों में ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि ये चीजों को पूरा देख कर और उससे रिलेटेड काम कर कर सीखते हैं। ठीक है, अब ये बात अच्छी भी है क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं, तो जितनी भी चीजें सीखते हैं ये कभी भूलते नहीं है। तो कई बार जो हमारे ऑडिटरी लर्नर या विजुअल लर्नर होते हैं उनको भी जरूरत पड़ती है इस तरीके की टेक्निक की, जिसमें वो चीजों को करके सीखते हैं। कई बार, ज्यादा नहीं, कई बार पड़ती है। ठीक है, मतलब जैसे कि 100 में से 10 चीजें उसने सिर्फ सुनकर सीख ली, 10 चीजें ऐसी डिफिकल्टी कि उसको भी करके देख के सीखना पड़ा, तो हो सकता है। ठीक है, इसमें स्लो लर्नर आते हैं। एक बार बच्चों, ये सभी चीजों के बारे में आप आज आप लोग लिख लीजिए एक एक करके। विजुअल के बारे में लिखा हुआ है और उसके डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी टाइप कर लीजिए, फिर आगे चले। काइनेस्टिक लर्नर का एग्जांपल, बच्चे स्लो लर्नर में कोई भी आ सकता है, ज्यादातर इसमें आपको देखने को मिलते हैं डिसेबल बच्चे या लो आईक्यू वाले बच्चे। ठीक है, जूही शर्मा, इसमें लो आईक्यू वाले बच्चे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, जैसे ही ये हो जाए ना बता देना, फिर आगे चलेंगे। काइनेस्टिक लास्ट में बता दूंगा। हाँ, कल के नोट्स नहीं डले हैं, मुझे ही पता है बच्चों, आज कल के और आज के आज मिक्स डल जाएंगे। चलें, हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार जरा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, विजुअल ऑडिटरी लर्नर्स को। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को लाउड टेक्स्ट, यानी कि अच्छे से क्लियर टेक्स्ट बोल के सुनाना चाहिए। अटेंशन करनी चाहिए स्पीकर्स की तरफ, डिस्कशन कॉन्सेप्ट विद अदर्स। तो ये कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसके अंदर आते हैं। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। प्रैक्टिकल मेथड इज विजुअल और काइनेस्टिक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है बच्चे। अगर प्रैक्टिकल बच्चा खुद कर रहा है और एज अ डेमोन्स्ट्रेट करके टीचर ने उसको दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं काइनेस्टिक मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ नहीं, अगर प्रैक्टिकल बच्चा खुद करेगा तो काइनेस्टिक हो जाएगा, और टीचर कराएगा तो क्या होगा, विजुअल हो जाएगा। लेकिन विजुअल में हम प्रैक्टिकल को डालते नहीं है, विजुअल में बस हम जस्ट लाइक पिक्चर चार्ट इन चीजों को डालेंगे। प्रैक्टिकल मेथड कहीं ना कहीं काइनेस्टिक ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तो वो काइनेस्टिक में ही जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर प्रैक्टिकल मेथड को काइनेस्टिक लर्नर से जोड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, साइंस में आपको प्रैक्टिकल मेथड्स क्यों कराए जाते हैं, ताकि फैक्ट्स, थ्योरीज और जो आपके लॉज है उनको प्रूव किया जाए, ना कि आपकी लर्निंग से रिलेटेड वो होते हैं। ठीक है, समझे समझे आप मेरी बात। ठीक, तो काइनेस्टिक लर्नर्स के लिए प्रैक्टिकल मोड या करके एक्सपीरियंस मोड आप बोल सकते हो। तो इस चीज, इन दोनों चीजों को इकट्ठा मत रखिएगा, दूर रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। अब ऐसे तो ऑडिटोरी वाला बच्चा भी, विजुअल वाला बच्चा भी प्रैक्टिकल करता है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो काइनेस्टिक लर्नर है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग समझिएगा। रीड एंड राइट को एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कल के नोट्स अपलोड नहीं है, अच्छा बाकी नोट्स नहीं मिले आपको। अब ये, अब एक बार छठी या सातवीं वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नोट्स कहाँ मिलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो बच्चों। जैसे ही हो जाए मुझे बता देना।
कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following is a correct statement? Learning capacity of all children is different. Most children have similar nature. Most children possess similar interests. या all of these? जल्दी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, द आंसर वुड बी फर्स्ट। कैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी क्या है? डिफरेंट है, ना कि सबकी बराबर है। इंटरेस्ट सब ही है, और ऑल ऑफ तो बिल्कुल कट गया। नेक्स्ट, टीचिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू, बच्चों के लिए शिक्षण डैश के अनुसार होना चाहिए। देयर नेचर, देयर मेंटल डेवलपमेंट, देयर कैपेबिलिटी टू लर्न, या फिर ऊपर में दिया गया सभी। जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करेक्ट बच्चों, बहुत बढ़िया। अरे स्पीड में कर रहे हैं बच्चे, तो स्पीड में ही क्वेश्चन होने दो। डी वाज द राइट आंसर। कैसे भाई? उनका नेचर भी देखना है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट और कैपेबिलिटी दोनों चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लर्नर ऑफन डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू अ टीचर शुड। विद्यार्थी प्राय व्यक्तिगत अंतर देखते हैं, अतः एक शिक्षक को डैश चाहिए। क्या चाहिए? इनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मेंटेन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर हैविंग मोर टेस्ट। एक और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा प्रिया सिंह ने जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, सबसे पहला जवाब और बिल्कुल सही जवाब। देखिए, इनफोर्स डिसिप्लिन नहीं होगा। दूसरी, मेंटेन यूनिफॉर्म पीस ऑफ, आप एक पेस में क्लास को नहीं पढ़ा सकते, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो कभी भी मेंटेन यूनिफॉर्म पेस नहीं होगा लर्निंग में। याद रखिएगा इस शब्द को। नेगेटिव है, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अलग अलग लर्निंग के एक्सपीरियंस आपको बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अभी तक बच्चे बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। चलिए, सीमा लर्न्स वेरी Seema learns every lesson very quickly, but Leena takes longer to learn them. It's to need the डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। सीमा हर पार्ट को झटके से सीख लेती है, बट लीना को सीखने में अधिक समय लगता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इंटर रिलेशन, कॉन्टिन्यूटी, जर्नल टू स्पेसिफिक, या इंडिविजुअल डिफरेंस? बहुत बढ़िया, डी वाज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात पे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग टीचर, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन। जल्दी से एक बार इसका भी जल्दी जवाब दे दो। करेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया। यानी कि हमें बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, बच्चे की एबिलिटी को देख के पढ़ाना है। इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसीडर्ड डिजायरेबल फॉर, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा डैश के लिए वच्छनीय मानी जाती है। ऑल स्टूडेंट, स्लो लर्नर, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट, या सेकंड एंड थर्ड? जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान गया बच्चों, लगभग इस क्वेश्चन में 90% बच्चे ठीक हैं। हाँ, इसमें 2-3 ऐसे बच्चे आने जरूरी थे। आपको इंडिविजुअल अटेंशन देनी है ऑल स्टूडेंट को, चाहे वो कैसा भी हो। यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन बताती है कि हर बच्चे के हिसाब से, यही तो एनसीएफ कहता है, यही तो आरटी एक्ट कहता है कि बच्चों को पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, द एक्टिविटी टेक्निक इज, कोई भी एक्टिविटी आप कराएंगे या कोई भी एक्टिविटी टेक्निक आप क्लास में कराएंगे, वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, क्लास सेंटर्ड, या सब्जेक्ट सेंटर्ड? कम ऑन गाइस, हरी अप, जल्दी इसका जवाब दीजिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। यानी कि हम जो भी स्कूल में पढ़ाएंगे, अगर स्टूडेंट सेंटर्ड कोई ऑप्शन आता है तो सीधा ही उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लास टीचिंग? क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर, टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन लर्निंग, या टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, या फिर टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। 9th क्वेश्चन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज तो बच्चे बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं, मजा आ रहा है। तो द बी आंसर वाज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्टिव होगा, एक तो लर्निंग उनका, दूसरी बात आपको क्लास में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा और करके चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एम यही होता है, ना कि टीचर का वर्कलोड कम हो। कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव तरीके से क्लियर कर सकता है, लेकिन पार्टिसिपेशन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये तो सेम आ गया, इसको छोड़ो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट, अ टीचर शुड बी वेल वर्साइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के निम्न में से किस में माहिर होना चाहिए? चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स सब्जेक्ट मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया, देखते ही क्वेश्चन का जवाब आ गया है। डी वाज द राइट आंसर। यानी कि आपको बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग का भी पता होना चाहिए, और उसकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कैसी बात है या क्या वो कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस में बी डील विद बाय एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग मींस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के आराम से करिएगा। निम्नलिखित तरीकों में से प्रत्येक से व्यक्तिगत भिन्नता का ख्याल रखा जाता है, केवल एक के अतिरिक्त, वह कौन सा है? एक के अतिरिक्त, यूज ऑफ मेथड
मोस्ट सूटेड टू एवरेज, एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्राइटर स्टूडेंट, गाइडिंग स्लो लर्नर आफ्टर स्कूल, या पीयर ट्यूटरिंग अप्रोच? जल्दी से बताइए इसका आंसर। एबीसी खेला है ना? क्या बोल रहे हैं कि सर ए या डी? ठीक है, चलिए, मुझे पता था आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे, बट ए बिट कंफ्यूज। ओके, सो द आंसर वुड बी ए। क्यों? देखिए, पहली बात, बी ऑप्शन में एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्राइटर स्टूडेंट, ब्राइटर स्टूडेंट की नीड थी, उसने जो क्लास में सीखना था वो सीख लिया, उसको और सीखना है, तो टीचर से उसको और हेल्प चाहिए तो ले ली। मानते होगे? और ज्यादातर आप खुद भी सोचते हो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वही टीचर के पास चिपके रहते हैं। ठीक है, आपके बन गए 7 करोड़, बिल्कुल ठीक है। तो ब्राइटर स्टूडेंट तो है ही, एक्स्ट्रा टाइम ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस को शो कर रहा है, गाइडिंग स्लो लर्नर आफ्टर स्कूल ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज होगी कि मतलब इनको इन तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है ए और डी की। पीयर ट्यूटरिंग एक बहुत अच्छा मेथड होता है इंडिविजुअल डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा है या कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा नहीं है, वो उसको पढ़ा सकता है। पीयर ट्यूटरिंग हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है क्लास के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? इंडिविजुअल डिफरेंस में भी डील, इंडिविजुअल डिफरेंस में भी डील, इंडिविजुअल डिफरेंस को आप किस तरीके से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल अच्छा पॉइंट होगा। सो द आंसर वुड बी ए। आप ऐसा मेथड नहीं पढ़ाओगे जो सिर्फ एवरेज बच्चे के लिए हो। वहां पर लिखा हुआ है मोस्ट सूटेड टू एवरेज, मोस्ट सूटेड टू एवरेज नहीं होगा, आपको इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहा है, एक्सेप्ट दिस मेथड। ठीक है, आप ऐसा मेथड पढ़ाओगे या आप ऐसे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस से पढ़ाओगे जिससे हर बच्चे को समझ में आए। आप मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी ए। लगभग 65% बच्चों का आंसर ठीक था। ठीक है, बहुत बढ़िया जिसने सही जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मींस, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग टीचर विद मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, डिजाइन करिकुलम बाय कंसल्टेड द स्टूडेंट, प्लान एजुकेशन एक्सपीरियंस एज द स्टूडेंट वांट देम, या लीव द चाइल्ड फ्री टू प्लान हिज लर्निंग विदाउट एन एड ऑफ द टीचर? जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑन विच फैक्टर विल यू लाई एम्फसाइज? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। हाँ, देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की, सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी ए। ऑन विच फैक्टर विल यू लाई एम्फसाइज एज अ टीचर टू हैव चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आप किस कारक पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑन एनवायरमेंटल अप्रोच, ऑन एग्जामिनेशन, ऑन टीचर इफेक्टिवनेस, या ऑन चाइल्ड एबिलिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा देनी है तो आप इन चारों चीजों में से किस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? ऑन एग्जामिनेशन, ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस, या ऑन चाइल्ड एबिलिटी? सबसे ज्यादा किस पर बल देंगे? बिल्कुल सही बात, हमें किस पर देना है? ऑन चाइल्ड एबिलिटी। उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो फर्स्ट फोकस तो चाइल्ड एबिलिटी पर रहेगा। एजुकेशन प्रोसेस इन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इज कंसीडर एज दैट ऑफ मेकिंग, बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है क्या? टीचिंग, प्लेइंग, लर्निंग, या राइटिंग? बहुत बढ़िया। बाल केंद्रित उपागम में शिक्षा प्रक्रिया कैसी होती है? देखते हैं कितने, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। जी हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इज कंसीडर फॉर लर्निंग। लड्डू क्वेश्चन था और लगभग 80% बच्चों ने ठीक भी दिया है। नेक्स्ट, अ टीचर इन क्लासरूम शुड एक्ट एज अ, एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए कैसे? प्रोग्रेसिव रोल, ठीक है, अथॉरिटेरियन रोल, डेमोक्रेटिक रोल, या इन्फ्लुएंशियल रोल? प्रभावशाली भूमिका, प्रगतिशाली? ठीक है, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन का आंसर आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो। बट इस चीज में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें हर ऑप्शन ठीक होता है, बट आपको उस ऑप्शन को सबसे ज्यादा टिक करना होता है जो सबसे ज्यादा ठीक होता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी डेमोक्रेटिक। अब ये मैं बताता हूं क्यों। देखिए, प्रजातांत्रिक भूमिका अगर टीचर की होगी, डेमोक्रेटिक भूमिका अगर टीचर की होगी, तो बच्चे और टीचर मिलकर क्लास को प्रोग्रेसिव भी रखेंगे,
ठीक है, अथॉरिटेरियन भी रखेंगे, इन्फ्लुएंटल रोल भी, प्रतिभाशाली भूमिका भी होगी क्लास के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ड का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड होगी, पूरा पूरा राइट्स दिया जाएगा ऐसी ऐसी जगह पर बच्चों को, ठीक, ताकि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सके। तो दैट्स वाई द हमेशा आप डेमोक्रेटिक को पहले रखिएगा अगर इधर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए। अ गुड स्कूल इज वन, गुड स्कूल क्या होता है? Which emphasize on the feeling of strong competition, where every children feels happy and learn individual without cooperating with one another, which could understand social satisfaction of child, makes the class, which emphasize on rote memorizing of ideal answer. Emphasize कर रहा है मेमोरी, याद करने पे सही आंसर को, तो नेगेटिव पॉइंट्स है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न्स, शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्य बच्चे इनसे सीखते हैं, किन से? मेनली फ्रॉम द टीचर, इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, इंटेलिजेंट एंड सेक्स डिफरेंस, या फिर इंडिविजुअल एंड इन अ ग्रुप। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चा कहां पर ज्यादा सीखता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। इंडिविजुअल भी सीखेगा और ग्रुप में भी सीखेगा, व्यक्तिगत रूप से और समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टडीड इंडिविजुअल डिफरेंस फर्स्ट? स्कीनर, गाल्टन, वुडवर्थ, या फिर मैकलेवर? जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गाल्टन साहब ने, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर स्टडिंग द इंडिविजुअल पीपल? एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल्य कारण क्या है? टू हेल्प डेवलप द पोटेंशियल एंड आइडेंटिफाई हिज वीकनेस, ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलता को पहचान की जा सके, या टू फाइंड आउट व्हाट वन हैज बीन लर्न एंड स्टार्टेड इंस्ट्रक्शन एट द पॉइंट, या टू कीप अपडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल theories and practical, या to place him homogeneously and facilitate educational administration। जल्दी बताइए, what is the basic reason for studying the individual people? बहुत इजी है। जी हाँ, क्या क्यों किया जाता है? ताकि हम उस इंडिविजुअल की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सके और उनको सॉल्व कर सके। Three of the following are essential for teachers to do if schools are to fulfill the expectation of society. Which one is not? यदि विद्यार्थियों ने समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से तीन कथन ऐसे हैं जिन्हें अध्यापक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा है? दे मस्ट मेक द स्कूल अ रेप्लिका ऑफ अडल्ट सोसाइटी। उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्रकृति का रूप प्रदान करना है। दे मस्ट नो द कल्चर हेरिटेज ऑफ स्टूडेंट। उन्हें विद्यार्थियों की सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए। दे मस्ट रिलेट स्कूल एक्टिविटी टू कल्चर पैटर्न। उन्हें चाहिए कि विद्यार्थी कार्यकल्पनाओं को संस्कृति प्रतिरूपों से संबोधित करें। ठीक है, या दे मस्ट रिकॉर्ड एंड गाइड बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शन। उन्हें चाहिए कि वह व्यवहार को सामाजिक अनुनय क्रिया के लिए निर्देश करें और उनका रिकॉर्ड रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें एक आज की अडल्ट सोसाइटी का रेप्लिका उसको नहीं बनाना है। हमारा काम ये नहीं है कि हम उसका रेप्लिका बनाएं। हमारा काम ये है कि हमारे बच्चे एक्टिविटी को रिलेट करें, एक्टिविटी से हम उसके कैसा उसका सोशल बिहेवियर है उन चीजों पर फोकस करें। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, फॉर लर्नर्स टू बी इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ। अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि डैश के रूप में लक्षण अर्थपूर्ण हो। द इंटेलिजेंट आइडिया इन्वॉल्व द लर्नर्स नीड एंड पर्पस, द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल, या करिकुलम ऑब्जेक्ट। रेप्लिका मीन्स होता है बिल्कुल पूरा नकल किसी चीज की। फॉर लर्नर टू बी इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, यानी कि नीड एंड पर्पस, क्या जरूरत है और क्या परियोजना है, क्या हमारा उद्देश्य है। हम इसी तरीके से परियोजना बनाएंगे, हैं? बनाएंगे या नहीं? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलते हैं। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग द लर्नर शुड हैव, प्रभाव और स्थायी अधिगम के लिए अधिगमकर्ताओं में होना चाहिए क्या? एबिलिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, या मोटिवेशन एंड एबिलिटी फॉर रिटेंशन। क्या होना चाहिए इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल लर्निंग के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से।
बी या सही, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखिए, जितना आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, जितना वो उतना ही इफेक्टिव लर्निंग होगी, उतनी ही ड्यूरेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एबिलिटी टू लर्निंग, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, फॉर इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल लर्निंग। आप अगर मान लीजिए बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो वो कहां से लर्न कर लेगा चीजों को। तो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी